हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेटर वैदिक एज को। लास्टली हमने अर्ली वैदिक एज के बारे में समझा। आज हम लेटर वैदिक एरा को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जहाँ पे हम लेटर वैदिक जो लोग थे वो कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंटली हमें देखने को मिले वो हम देखेंगे। इनका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ तक था वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में, जिसका जो एक्सपेंशन था ये एक्सपैंड किया पंजाब से लेके होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक, पंजाब से लेके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ये पूरा यहाँ पर एक्सपेंड किया। इसने यहाँ पर गंगा यमुना जो दोआब है उसको यहाँ पर इसने कवर किया। कवरिंग गंगा यमुना दोआब, इस रीजन को इसने यहाँ पे कवर किया। और यहाँ पर हमें ट्राइब्स कौन कौन सी देखने को मिली, यहाँ पर हमें जो ट्राइब्स थी वो कौन कौन सी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। जैसे यहाँ पर हमें भारत जो थे वो देखने को मिले थे, साथ में यहाँ पे पुरुष जो थे वो हमें देखने को मिले थे। इन दोनों का जो हम कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को जो है मिला करके जॉइंटली इन्हें एक एक न्यू जो ट्राइब है वो फॉर्म होती है। यहाँ पे भारत और जो पुरुष हैं इनको अगर हम ज्वाइंट कर दें, इनका अगर ज्वाइंट हो जाए तो फिर इन्हें एक नई जो ट्राइब है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दोनों मिल करके एक नई ट्राइब को यहाँ पे फॉर्म करते हैं, फॉर्म अ न्यू ट्राइब। न्यू ट्राइब जिसे कहा जाता है कुरु। कुरु जो ट्राइब है वो भारत और पुरुष को ज्वाइन करके फॉर्म की गई एक ट्राइब है। और ये जो है ये माइग्रेट किए थे, दे माइग्रेटेड, और इन्होंने ऑक्यूपाई किया था जो है दिल्ली एंड अपर पोर्शन ऑफ दोआब को। ये माइग्रेट कर गए थे, ये लोग जो थे वो माइग्रेट कर गए थे। इन्होंने माइग्रेशन किया और ये कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड अपर पोर्शन। और जो अपर पोर्शन है दोआब का, दोआब के जो अपर पोर्शन में वहाँ चले गए थे, जिसे आज के अगर प्रेजेंट के टाइम में बात करें जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, लैंड ऑफ कुरुस, लैंड ऑफ कुरुस। महाभारत में भी आपने इसका नाम सुना होगा, जो कुरुक्षेत्र का नाम आपने वहाँ पे सुना होगा। तो ये जो है वहाँ पर माइग्रेट कर गए थे। यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब देखने को मिली थी, वो थी एक कुरु और एक पंचाल। पंचालास जो थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। इम्पॉर्टेंट हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं यहाँ। इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स जो थी वो थी, एक थे कुरुस, कुरुस, और दूसरे थे पंचालास, पंचालास। और इनकी जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल जो थी वो थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इनकी कैपिटल थी। तो ये इनकी कैपिटल थी। और जो लेटर वैदिक एज के जो लोग थे इनका जो एक्सपेंशन था ये पंजाब के एरिया से लेकर के पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक था, जिन्होंने कवर किया गंगा यमुना दोआब को। यहाँ पर हमें ट्राइब देखने को मिली भारत और पुरुष की, जिन्होंने जॉइंटली एक नई ट्राइब को फॉर्म किया जिसका नाम है कुरु। और ये माइग्रेट कर गए दिल्ली और अपर पोर्शन दोआब में। यहाँ पर इन्होंने माइग्रेशन किया जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ कुरुस कहा जाता है।
यहाँ पर जो ट्राइब्स इम्पॉर्टेंट जो थी वो हमें देखने को मिली थी, वो थी कुरुस और पंचालास, और इनकी जो हमारे पास कैपिटल देखने को मिली वो थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इनकी कैपिटल थी। तो अब हम बात करते हैं एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जो लेटर वैदिक पीरियड का जो अंत है उसके बारे में देखेंगे। एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। अगर हम बात करें अराउंड 600 BC के बारे में, तो यहाँ पर जो ट्राइब्स थी वो माइग्रेट कर गई दोआब से फर्दर ईस्ट टू कोशालास। कोशालास के जो था एरिया था वहाँ पर ईस्ट की तरफ इन्होंने माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था, कोशालास की तरफ। कोशाला जो है ईस्टर्न यूपी में है, वदेहा की तरफ जो कि नॉर्थ बिहार में है। इन जगहों पर इन्होंने अपना जो है माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। अगर हम बात करें अराउंड 600 BC की, तो यहाँ पर जो ट्राइब्स थी ये माइग्रेट कर गई। माइग्रेट की ये कहाँ से? फ्रॉम दोआब के रीजन से फर्दर ईस्ट की तरफ, इन्होंने ईस्ट की तरफ पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर इन्होंने माइग्रेशन किया, ईस्ट टू कोशाला। कोशाला की ओर गए जो कि ईस्टर्न यूपी में है। कहाँ तक किया इन्होंने? टू वदेहा तक। वदेहा तक इन्होंने यहाँ पर जो है माइग्रेशन किया, जो कि नॉर्थ बिहार में है। नॉर्थ बिहार में है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न यूपी की, उसमें देखते हैं कि हमें क्या देखने को यहाँ पे मिला। इन वेस्टर्न यूपी, अगर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर ये एक प्रीडोमिनेंटली पार्ट था चालकोलिथिक कल्चर का। प्लस यहाँ पर जो लोग थे वो ओकरे और रेड कलर की जो पोटरी थी और कॉपर इम्प्लीमेंट्स थे वो यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हमें चालकोलिथिक का एक प्रीडोमिनेंट यहाँ पर पार्ट हमें एक शो हुआ। हमें प्रीडोमिनेंस मिला पार्ट ऑफ जो चालकोलिथिक कल्चर का हमें कुछ हिस्सा यहाँ पर मिला। यहाँ पर एक हमें और चीज़ मिली कि यहाँ पर जो लोग थे वो यूज़ कर रहे थे ओकरे और रेड कलर्ड पोट्री को एंड कॉपर इम्प्लीमेंट्स को ये लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार में जो लोग थे वो कॉपर इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते थे और साथ के साथ ब्लैक और रेड अर्थन पोट्री का भी यहाँ पर वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्थ बिहार की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर रहने वाले लोग
जो थे कॉपर इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते थे, यूज़ कॉपर इम्प्लीमेंट्स। ये लोग कॉपर इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते थे और ब्लैक एंड रेड अर्थन पोट्री इसका यहाँ पर यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हमने बात की ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ बिहार की, यहाँ पर हमने वेस्टर्न यूपी के बारे में देखा। एंड ऑफ लेटर वैदिक एरा में हमने देखा कि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ ये लोग चले गए, कोशाला की तरफ गए, विदिहा की तरफ गए, ये यहाँ पर माइग्रेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और अगर हम यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में देखें तो हमें यहाँ पर प्रीडोमिनेंस पार्ट शो किया, यहाँ पर चालकोलिथिक कल्चर का वो देखने को मिला। ऑक्रे और रेड कलर की पोट्री का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, कॉपर इम्प्लीमेंट्स जो थे उनका यूज़ कर रहे थे। ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार में हमने देखा कि यहाँ के जो लोग थे वो कॉपर इम्प्लीमेंट्स और ब्लैक एंड रेड अर्थन पोट्री का यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है आयरन। आयरन से पहले एक यहाँ पर मैं आपको एक और जो पॉइंट है वो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको एक और यहाँ पर पॉइंट जो है वो बताना चाहूँगी, वो है हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा था। हमारा जो एग्रीकल्चर था उसके बारे में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा था। यहाँ पर अगर लेटर वैदिक की बात करें, ये है 1000 BC से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पर 500 BC तक की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा लेटर वैदिक एरा। यहाँ पर हमारे पास प्रीडोमिनेंटली हमने देखा कि यहाँ पर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर को यहाँ पर फॉलो अप कर रहे थे। लेटर वैदिक में यहाँ पर एग्रीकल्चर आ चुका था। यहाँ पर लोग जो थे अर्ली वैदिक में, यहाँ पर जो लोग थे अर्ली वैदिक में, ये अर्ली वैदिक है या अर्ली ऋग्वैदिक है, यहाँ पर जो लोग थे वो पैस्टोरल थे। यहाँ पे पैस्टोरल थे, यहाँ पर एग्रीकल्चर आ चुका था। यहाँ पर ये लोग जो एग्रीकल्चर था वो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस था। यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे एग्रीकल्चर एडवांस था। यहाँ पर ये लोग प्लो जो थे वो यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। प्लोइंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, प्लोइंग यहाँ पर आ चुका था, प्लोइंग स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। ये लोग वुडन का प्लोशेयर भी यूज़ करते थे। यहाँ पर इन्होंने लक्कड़ का जो है, वुडन का जो प्लोशेयर है वो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। यहाँ पर ये लोग कैटल का भी यहाँ पे यूज़ करते थे। कैटल्स जो थे यहाँ पर एज स्लॉटर ज़्यादा किए जा रहे थे, स्लॉटर किए जा रहे थे सेक्रीफाइसेस के लिए। कैटल्स का स्लॉटरिंग यहाँ पर हो रहा था। कैटल्स वर स्लॉटर्ड फॉर सेक्रीफाइसेस, रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। प्लस यहाँ पर जो कैटल्स थे इन्हें बुलक के लिए इतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं मिल पा रहे थे। वो जो बैलगाड़ी के लिए हमें जो कैटल्स चाहिए थे वो यहाँ पर इतने ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं थे, क्योंकि इनका नंबर कम होता जा रहा था। जो बुलक्स थे ये इतने ज़्यादा सफिशिएंट यहाँ पर अवेलेबिलिटी इनकी नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, इन्होंने जो है आयरन का भी यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट किया, आयरन का यूज़ किया। जैसे आयरन का प्लोशेयर इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। एग्रीकल्चर में इन्होंने आयरन प्लोशेयर का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, प्लोशेयर यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। और यहाँ पर ये लोग क्रॉप की प्रोडक्शन भी कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने
जो क्रॉप्स थी इनको भी यहाँ पर प्रोड्यूस क्रॉप्स। जैसे यहाँ पर इन्होंने लेंटिल्स जो थे इन्हें यहाँ पर ग्रो किया। साथ में इन्होंने बार्ले को यहाँ पे ग्रो किया, बार्ले जिसे यावा कहा जाता है। और इन्होंने राइस को यहाँ पे ग्रो किया जिसे व्रीही कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने वीट का ग्रो किया, वीट को प्रोड्यूस किया जिसे गोधुमा कहा जाता है। ये जो तीनों क्रॉप्स थी ये चीफ क्रॉप्स थी इनकी, ये चीफ क्रॉप्स थी। वीट जो थी, वीट स्टेपल फूड था, वीट जो था वो स्टेपल फूड था इन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी के एरियाज में। इन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी के एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इनका स्टेपल फूड बन गया था। और साथ के साथ इन्होंने लेंटिल्स जो थे इनको भी यहाँ पर इन्होंने ग्रो किया। तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक जो था जिसमें हमने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया, कैटल्स को डिस्कस किया, यहाँ पर जो क्रॉप की ये लोग प्रोडक्शन कर रहे थे उसको डिस्कस किया। तो ये हमने एक बार देख लिया है। अब हम जो है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने देखा कि आयरन का इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया उसे हम अब पढ़ने वाले हैं। आयरन को कहा जाता है कृष्ण अयास, श्याम अयास, जिसका हमें मेंशन मिलता है अथर्व और यजुर्वेद में। आयरन को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज कृष्ण अयास, श्याम अयास, जिसका जो मेंशन है वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है अथर्ववेद और यजुर्वेद में। इनका जो है वो हमें मेंशन मिलता है। प्योर फॉर्म है जो आयरन की वो कहाँ से हमें मिलती है? वो मिलती है जहाँ पर चाल्कोलिथिक रीजियन था, साइट्स इन राजस्थान। राजस्थान में जहाँ पे चाल्कोलिथिक रीजियन था वहाँ से हमें प्योर आयरन की फॉर्म्स मिलती हैं। जो प्योर आयरन है, प्योर एकदम प्योर आयरन जो है वो हमें मिलता है जहाँ पे चाल्कोलिथिक रीजियन है। चाल्कोलिथिक रीजियन राजस्थान, साइट्स इन राजस्थान, राजस्थान की इन्हीं जगहों पे हमें इसकी एक प्योर फॉर्म यहाँ पे हमें मिलती है। आयरन का और कहाँ कहाँ इन हमें देखने को मिलता है? आयरन हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है। लेटर वैदिक के जो पीरियड है उसके एंड में, अगर हम इस फेज के एंड तक जा कर के देखें, इसके एंड में हमें कर्नाटका के एरिया में भी जो है आयरन देखने को मिलता है। ये जो हमें आयरन का जो और फॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है कर्नाटका में। आयरन हमें कर्नाटका में मिलता है टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस फेज। यहाँ पर आयरन इम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। आयरन इम्प्लीमेंट्स भी हमें दिखाई देते हैं जिन्हें डेड बॉडीज़ के साथ बरीड किया जाता था। आयरन वेपन्स का यूज़ किया जाता था। आयरन वेपन्स जैसे कि एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, जो यूज़ किए जाते थे, यूज्ड इन वेस्टर्न
उत्तर प्रदेश 800 BCE के ऑनवर्ड्स हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे आयरन एक्स का भी यूज़ किया, आयरन एक्स को भी देखने को मिला। आयरन एक्स ये हमें मिलता है अपर गंगेटिक बेसिन में, जिसे यूज़ किया जाता है ताकि वो फॉरेस्ट को क्लियर कर सकें। यूज्ड टू क्लियर फॉरेस्ट्स। आयरन का जो नॉलेज है वो ईस्टर्न, जो ईस्ट उत्तर प्रदेश है वहाँ तक भी जो है वो चला गया था। लेटर जो है वैदिक पीरियड के वैदिक पीरियड के एंड तक ये हमें ईस्ट उत्तर प्रदेश तक भी इसकी जो नॉलेज है वो हमें स्प्रेड होती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें आयरन प्लोशेयर भी मिला था। आयरन प्लोशेयर मिला, आयरन प्लोशेयर भी मिला, जिसका हमें बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें यहाँ पर दिखाई दिया। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जैसे कि पाणिनि, जो पाणिनि के जो अष्ट अध्यायी था, अष्ट अध्यायी में हमें आयरन प्लोशेयर के बारे में हमें यहाँ पर जो है वो पता लगता है, जिसमें पाणिनि ने जो है अपने अष्ट अध्यायी में जो यहाँ पर लिखा गया था आयरन प्लोशेयर के बारे में भी उन्होंने इसमें बताया। तो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिससे हमें आयरन प्लोशेयर की प्रेजेंस के बारे में पता लगता है। तो ये था हमारे पास आयरन के बारे में। अब हम देखेंगे कि सेटलमेंट्स यहाँ पर कैसी थी। यहाँ की जो सेटलमेंट्स थी अब हम उन्हें देखेंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मोर देन 700 पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स हमें यहाँ पे मिली। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें 700 से ज़्यादा पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स मिली। 700 से भी ज़्यादा, मोर देन 700 पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स मिली यहाँ से, जिनका नाम है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, हस्तिनापुर, इन सब जगहों से हमें जो है ये इम्पॉर्टेंट साइट्स थी जहाँ पर हमें पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स यहाँ से हमें मिली हैं। जो ये पोट्री है पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री वो यहाँ से हमें दिखाई दी है। तो अब हम देखेंगे जो हस्तिनापुर और कौशाम्बी हैं, यहाँ पर प्रिमिटिव टाउनशिप यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी वैदिक पीरियड के एंड तक जाते जाते। अगर लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक की बात करें तो हस्तिनापुर और जो कौशाम्बी जो हैं ये दो रीजन्स हैं जहाँ पर हमें सबसे पहले जो नगर का संचार है वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी, यहाँ से हमें पता लगता है कि ये एक प्रिमिटिव टाउन्स यहाँ पर डेवलप होने स्टार्ट किए गए थे। मतलब यहाँ पर इनिशिएशन हो चुका था, जो टाउनशिप का नगर जो बनने स्टार्ट हो गए थे वो यहाँ पर देखने को मिले। प्रिमिटिव टाउन्स जो थे वो यहाँ पर बनना स्टार्ट किए गए थे बाय
एंड ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के अंत तक जाते जाते यहाँ पर प्रिमिटिव टाउन्स जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर जो घर थे वो कैसे बनाए जाते थे? जो यहाँ पर जो घर थे वो मड ब्रिक के साथ बनाए जाते थे। मड ब्रिक हाउसेस यहाँ पर बनाए जाते थे। मड ब्रिक हाउसेस जो थे वो यहाँ पर बनाए जाते थे, जिन्हें एक लकड़ी के जो खंबे होते थे उनके ऊपर इन्हें एकदम खड़ा करके एक बनाया जाता था, जिन्हें जो लकड़ी के जो खंबे हुआ करते थे उनके ऊपर इन्हें जो है वो बनाया जाता था। इरेक्टेड ऑन वुडन पोल्स। और हमें जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हैं हमारे पास, वहाँ से हमें एविडेंस मिलता है कि यहाँ पर सी वॉयजेस जो थे वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमें जो बलि है, इम्पोजिशन ऑफ बलि, वो यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है किसी व्यक्ति से यहाँ पर 1/6 पार्ट जो हुआ करता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का या उसके लाइव स्टॉक का, वो एक जो है टैक्स के रूप में वो यहाँ पर लिया जाता था। और अर्ली वैदिक में जो टैक्स था, वो बलि जो था वो वहाँ पर जो है वो मैंडेटरी नहीं था, वो वॉलेंटरी था। और ऋग वैदिक में, लेटर जो है वैदिक में, सॉरी, वहाँ पर ये मैंडेटरी हो गया। अर्ली वैदिक जो ऋग वैदिक एरा था वहाँ पर वॉलेंटरी था। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि भी लेटर वैदिक एरा में जो बलि सिस्टम था, जो बलि था, यहाँ पर बलि होता है 1/6 जो है टैक्स देना पड़ता है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और लाइव स्टॉक के ऊपर यहाँ पे जो टैक्स है वो देना पड़ता है फॉर अ गिवन पर्सन। ये यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था, ये कंपल्सरी था, ये देना ही पड़ता था, ये मैंडेटरी था। और अर्ली वैदिक एरिया जो था, एरा था, वहाँ पर जो बलि था वो वहाँ पे इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं था, वो वॉलेंटरी था। तो हमें यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर बलि की इम्पोजिशन हो चुकी थी और उसे मैंडेटरी कर दिया गया था। यहाँ के सेटलमेंट्स में हमने देखा कि जो हाउसेस थे वो मड ब्रिक के साथ बनाए जाते थे। जो हस्तिनापुर और कौशाम्बी एरियाज थे वहाँ पे हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक जाते जाते यहाँ पर प्रिमिटिव टाउन्स जो थे वो बनने स्टार्ट हो चुके थे। और हमने देखा कि जो 700 ग्रेवेयर पोटरीज थी यहाँ पर, वो हमें दिखाई दी थी। तो ये हमने सेटलमेंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो है यहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। यहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? तो लेटर वैदिक एरा में यहाँ पर जो रॉयल पावर्स थी वो यहाँ पर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब यहाँ पर जो किंग था वो यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर किंग आना शुरू हो गया था। राजा का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि राजा का आगमन हो चुका है। जैसे जैसे आगे आगे ट्रांजिशंस होती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पर किंग जो है वो यहाँ पर आता रहेगा। अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो यहाँ पर लेटर वैदिक एरा में रॉयल जो पावर्स थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। यहाँ पर एक हमें वर्ड दिखाई देता है, वो है विदत।
इसका मतलब है ये एक पॉपुलर असेंबली है। जैसे ऋग्वेदिक एरा में हमने सभा और समिति पढ़े थे, यहाँ पर विदत है जो उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर है। ये उनसे भी एक पॉपुलर असेंबली है। ऋग्वेदिक की जो सभा और समिति जो थे, उनसे भी कई गुना ज़्यादा प्रसिद्ध जो ये असेंबलीज थी, ये विदत थी। ये एक पॉपुलर असेंबली थी, पॉपुलर असेंबली, जिसमें पार्टिसिपेट करते थे दोनों मेन एंड विमेन। पार्टिसिपेटेड by both men and women। ये एक सेंटर था, एक केंद्र था, जहाँ पे डिस्प्यूट्स जो हुआ करते थे वहाँ पे ये लोग सेटलमेंट करते थे। ये लोग जो डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए ये एक केंद्र था, सेटलिंग डिस्प्यूट, जो प्रोवाइड करता था प्लेस, जगह, फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस जो हुआ करते थे, रिचुअलिस्टिक जो चीज़ें हुआ करती थी, उनको परफॉर्म करने के लिए ये एक जगह को भी यहाँ पर प्रोवाइड करके दिया करते थे। तो ये हमने देखा विदत के बारे में। विदत के बाद अब हम देखेंगे सभा को। अब है हमारे पास दूसरा वर्ड, सभा। सभा एक एल्डरली बॉडीज है, बॉडी ऑफ एल्डर्स, जहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, या आप लगा लो जो वडील लोग हैं, उनकी एक बॉडी बनाई गई है, उनकी एक जो है एक ग्रुप बनाया गया है, बॉडी ऑफ द एल्डर्स, जिसमें मेनली ब्राह्मण्स और इलाइट लोग ही हैं, कॉन्स्टिट्यूट मेनली ऑफ ब्राह्मण्स एंड इलाइट। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सभा में जो स्पीकर है, जैसे आज लोकसभा में भी एक स्पीकर होता है, वैसे इसमें भी एक स्पीकर था। स्पीकर जो है उसे सभापति कहा जाता है, उसे सभापति कहा जाता है। और जो यहाँ पर मेंबर थे, इस बॉडी के जो मेंबर थे, उन्हें सभ्य कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सभ्य कहा जाता है। ये एक सिलेक्टेड बॉडी है, ये एक सिलेक्टेड बॉडी है जो एडवाइजरी काउंसिल की तरह है, जस्ट लाइक एडवाइजरी काउंसिल उनकी तरह है। अगर हम लेटर वैदिक के बारे में बात करें, लेटर वैदिक टाइम्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल जो हुआ करता था, इनका जो कंट्रोल था वो चीफ्स या जो नोबल्स हुआ करते थे, रिच नोबल्स जो हुआ करते थे, उनके पास हुआ करता था। लेटर वैदिक के टाइम में जो जो कंट्रोल था, इसके ऊपर जो कंट्रोल था, वो वहाँ के जो चीफ लोग थे या वहाँ के जो रिच नोबल्स थे, अमीर जो लोग थे, उनके पास ही इनका कंट्रोल हुआ करता था। कंट्रोल्ड बाय
chiefs and rich nobles जो हुआ करते थे, वही जो है वो इनका जो है कंट्रोल यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन जो विमेन्स हुआ करती थी उनका इसमें कोई भी रोल नहीं था। जो विमेन्स थी उनका इसमें कोई भी रोल नहीं था। विमेन्स नो लॉन्गर वर पार्ट ऑफ दिस। विमेन नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस। वो इसका हिस्सा नहीं थी, इसमें उनका कोई भी रोल नहीं था। और अब की अगर हम बात करें तो फिर नाउ इट इज़ डोमिनेटेड बाय वॉरियर्स एंड ब्राह्मण्स। अगर हम अब इसकी बात करें तो फिर अब इसमें वॉरियर्स और ब्राह्मण्स जो हैं उनका डोमिनेशन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। नाउ डोमिनेटेड by warriors and brahmins। तो अब हमने सभा के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे सम्मति के बारे में। सम्मति के बारे में, सभा और सम्मति जो है, अब हम सम्मति को डिस्कस करेंगे। ये एक फोक असेंबली है, फोक असेंबली है जिसमें एंटायर पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर सकती है। एंटायर पॉपुलेशन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्हें विशा कहा जाता है। विशा। यहाँ पर जो किंग था, किंग को इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा के चूज किया जाता था। इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर इसे चूज किया जाता था। इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते थे, फिर किंग की जो है वो यहाँ पर चूज किया गया था। ये चीज़ें हमें सिर्फ लेटर वैदिक टेक्स्ट में ही जो है वो दिखाई देती हैं। ये हमें लेटर वैदिक टेक्स्ट के जो है वहीं पर हमें इसके बारे में पता लगता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो कलेक्शन है वो कैसा था। अब हम इसे देखेंगे। कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम देखेंगे जो कलेक्शन है टेक्स्ट का, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और जो ट्रिब्यूटरीज ये लोग पे करते थे, जैसे कि बलि हमने डिस्कस किया कि ये लोग जो थे वो यहाँ पर इम्पोजिशन हो चुका था कि बलि जो है वो आपको देना ही होगा। 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और लाइव स्टॉक्स जो है उनमें से आपको 1/6 भाग जो है वो यहाँ पर एज एक बलि के रूप में वो देना होगा। तो ये कलेक्ट कौन करता था? ये कलेक्ट करता था संग्रहत्री। संग्रहत्री, संग्रहत्री जो है वो टैक्स को कलेक्ट करता था। यहाँ पर लोअर लेवल की जो थी, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज असेंबलीज भी यहाँ पर प्रेजेंट थी, जिन्हें कंट्रोल किया जाता था डोमिनेंट क्लैंस के थ्रू। यहाँ पर जो चीफ हुआ करते थे डोमिनेंट क्लैंस के, वो इन्हें कंट्रोल किया करते थे।
यहाँ पर विलेज असेंबलीज भी थी, विलेज असेंबलीज थी लोअर लेवल के ऊपर, विलेज असेंबलीज थी जिन्हें कंट्रोल करता था, कंट्रोल्ड बाय चीफ ऑफ डोमिनेंट क्लैंस। जो डोमिनेंट क्लैंस के जो चीफ हुआ करते थे वो इन्हें जो है कंट्रोल करते थे। और यहाँ पर जो है वो किंग का भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर किंग भी प्रेजेंट था, किंग भी प्रेजेंट था। और किंग के पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, नो स्टैंडिंग आर्मी, इसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा यहाँ के जो इकोनॉमी थी अब हम उसे डिस्कस करेंगे। लेटर वैदिक की जो इकोनॉमी थी उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 4 टाइप की जो पोट्री है वो यहाँ पर दिखाई देती थी। यहाँ के जो लेटर वैदिक पीपल थे वो परिचित थे 4 तरह की पोट्री से, उन्हें पता थी वो 4 तरह की पोट्री कौन कौन सी है। जो यहाँ के लेटर वैदिक पीपल जो थे वो परिचित थे, एक्वेंटेड जो थे 4 टाइप्स ऑफ पोट्री के साथ, ये परिचित थे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो है हमारे पास वो है ब्लैक एंड रेडवेयर पोट्री, इसके बारे में इन्हें पता था। दूसरा जो था इन्हें ब्लैक स्लिप्ड वेयर पोट्री के बारे में इन्हें पता था। थर्ड रेड वेयर के बारे में पता था, रेड वेयर पोट्री जो है इसके बारे में इन्हें पता था। और लास्ट हम बात करेंगे पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, इसके बारे में भी इन्हें यहाँ पर पता था। हमें जो है ये सब चीज़ें हमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये लोग फैमिलियर थे कॉपर के साथ भी, इन्हें कॉपर के बारे में भी पता था, फैमिलियर थे कॉपर के साथ भी। इन्होंने कॉपर टूल्स जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है वेस्टर्न यूपी और बिहार में हमें जो कॉपर टूल्स थे वो दिखाई देते हैं। कॉपर टूल्स जो थे वो हमें वेस्टर्न यूपी एंड बिहार में जो है वो हमें इनके बारे में, कॉपर टूल्स के बारे में यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये लोग जो थे ये लोग वीविंग को भी यहाँ पे जो है वीविंग भी करते थे, लेकिन ये एक जो है ऐसा पार्ट था जो सिर्फ और सिर्फ जो विमेंस थी वही करती थी। वीविंग वाला जो पार्ट था ये कन्फाइंड हो चुका था, सीमाबद्ध हो चुका था विमेंस तक ही, ये सिर्फ विमेंस का काम है तो ये वही करेंगी। यहाँ पर जो वीविंग का काम था, वीविंग जो था वो कन्फाइंड हो चुका था, कन्फाइंड हो चुका था विमेंस तक, कन्फाइंड टू विमेन। जो विमेंस होंगी सिर्फ वही ही हैं जो वीविंग कर सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो लेदर वर्क, कारपेंट्री, बो एंड एरो मेकर्स, टेनर्स, चैरियट मेकर्स, ये भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे लेदर वर्क एंड कारपेंट्री, बो
एंड एरो मेकर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, टेनर्स यहाँ पर थे, चैरियट मेकर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे या प्रेजेंट थे। तो हमने इकोनॉमी को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स को। जैसे कि मैंने पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री की जो साइट्स हैं वो आपको बताई हैं। तो ये जो है अपर गंगेटिक बेसिन में हमें देखने को मिलता है, अपर गंगेटिक बेसिन जो है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ के जो लोग थे वो अर्थन पॉट्स प्लस डिशेस जो हैं उनका यूज़ करते थे, जो पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री से बनी हुई होती थी। ये लोग जो है वो यूज़ करते थे अर्थन पॉट्स को, अर्थन पॉट्स एंड जो डिशेस थे उनका ये लोग यहाँ पे यूज़ करते थे। ये सब जो चीज़ें थी ये किससे बनी होती थी? ये बनी होती थी मेड फ्रॉम पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री जो थी उससे ये बनी होती थी। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी वो है अहिक क्षेत्र। इम्पोर्टेंट साइट जो है वो है अहिक क्षेत्र। अहिक क्षेत्र जो है वो यहाँ का इम्पोर्टेंट साइट है, जहाँ पे जो बोल्स और डिशेस जो हुआ करते थे वो भी पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री से ही बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का कैसा था। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का ये लोग यूज़ कर रहे थे वो थे चैरियट्स का। ये लोग चैरियट्स का यूज़ करते थे, रथ का यूज़ करते थे। ये लोग यहाँ पे हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स का यूज़ करते थे। यहाँ पे जो है वो वेगन्स ड्रॉन बाय ऑक्सन, मतलब बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। वेगन्स ड्रॉन बाय ऑक्सन का मतलब होता है बैलों द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं जिन्हें बैलगाड़ी कहा जाता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। और जो चैरियट्स थे ये वॉर के टाइम या कोई भी स्पोर्ट के टाइम इन्हें यूज़ किया जाता था। तो हमने यहाँ पर चैरियट्स, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वेगन्स ड्रॉन बाय ऑक्सन्स इनको देखा। यहाँ पर बार्टर सिस्टम जो है वो प्रिवेलेंट था, यहाँ पर बार्टर सिस्टम था, करेंसी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर बार्टर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट था। यहाँ पर बार्टर सिस्टम हमने देखा यहाँ पर, क्योंकि करेंसीज जो थी वो यहाँ पर इतनी दिखाई नहीं दी थी, तो ये हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे सोसाइटी को हम देखेंगे। सोसाइटी कैसी थी? यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्की फॉलो करती थी। सोसाइटी तो यहाँ पर पैट्रियार्की को फॉलो करती थी। यहाँ के जो लोग थे वो जो सोसाइटी थी उसे उन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया हुआ था। जो यहाँ पर सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वो यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। उनके बेसिस के ऊपर, उनका जो बेस था वो था उनके वर्क का बेसिस। इनके वर्क के अकॉर्डिंग ही इन्हें उस वर्ण में, उस जो है उस सिस्टम में इन्हें रखा जाता था, जो कि इनकी सोशल बाउंड्रीज को डिफाइन करता था। डिवाइडेड इनटू 4 हेरिडिटरी स्ट्रेटा। हेरिडिटरी
हेरिडिटरी स्ट्रेटा को जो डिफाइन करता है, जैसे इनकी सोशल बाउंड्रीज कैसी होंगी, सोशल बाउंड्रीज, इनका रोल क्या होगा, इनका स्टेटस क्या होगा, और साथ में रिचुअल प्योरिटी कैसी होगी। तो ये जो है इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो चार हमने डिवाइडेशन देखी थी वो देखी थी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ब्राह्मण, ब्राह्मण जो थे, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास क्षत्रिय, क्षत्रिय, उसके बाद आते हैं हमारे पास वैश्य, वैश्य, उसके बाद आते हैं शूद्र, शूद्र। यहाँ के जो लोग थे इन्होंने जो है एक प्रैक्टिस को बिगिन किया जिसे गोत्र एक्सोगेमी कहा जाता है। यहाँ पर गोत्र एक्सोगेमी, गोत्र एक्सोगेमी जो है वो यहाँ पर इसे बिगिन किया, जिसका मतलब होता है, गोत्र एक्सोगेमी का मतलब होता है दैट इज मैरिंग outside of same गोत्र। मतलब कि अपने ही गोत्र के बाहर किसी से मैरिज करना, किसी के साथ विवाह करना जो अपने गोत्र का जो है नहीं है, कोई और गोत्र से जो वो है वो बिलोंग करता है, उससे शादी करना। जो ये चीज़ है वो तो आज भी हम लोग देखते हैं। जब भी किसी की मैरिज जो है वो की जाती है तो फिर वो देखा जाता है कि वो किसी के साथ उनका जो गोत्र है कुछ भी है वो कोई मैचिंग तो नहीं हो रही, अलग गोत्र में देखा जाता है, ठीक है। और साथ के साथ जो है वो कास्ट जो भी है हमारे यहाँ पर, अगर हम बात करें आज के टाइम पे, जो कास्ट है उसे भी देखा जाता है। अगर कास्ट सेम होती है और गोत्र अलग होता है तो फिर तो ही वहाँ पर जो है वो मैरिज की जाती है किसी की भी। तो ये भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर जो है वो सेम गोत्र नहीं होना चाहिए, उससे बाहर जा कर के उन्होंने जो है उसे बिगेन किया, उस चीज़ को अपनाया। तो यहाँ पर अगर हम विमेंस की कंडीशन की बात करें तो फिर विमेंस की कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसे हमने ऋग्वेदा में देखा, ऋग्वेदा में जो विमेंस थी वो अपने गोल्डन एज में थी, उन्होंने वहाँ पर उनकी जो प्रोमिनेंसी थी वो बहुत अच्छी थी, विमेंस की कंडीशन बहुत अच्छी थी। वैसे यहाँ पर नहीं है, विमेंस का कंडीशन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही लोअर पोजीशन पर इन्हें यहाँ पे रखा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो वर्ण सिस्टम है वो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से इन्होंने रखा, तो वो है हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें, लेट मी इंट्रोड्यूस हियर, अब हम इसमें एक बार देखते हैं कि इन्होंने कैसे इस चीज़ को यहाँ पर देखा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ये एक ट्रायंगल है, हमने इस ट्रायंगल के बेसिस से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये वाला पोर्शन अगर हम देखें तो ये है ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स जिसे प्रीस्ट कहा जाता है। इनके वर्क के अकॉर्डिंग, मैंने बताया कि इन्हें इनके वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उनकी डिवीजन की जाती थी। और उसके बाद आते हैं हमारे पास क्षत्रियास, क्षत्रियास जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता है, ये वॉरियर्स हुआ करते थे। और रूलर्स कहा जाता है, और रूलर्स शासक जो थे। उसके बाद आते हैं हमारे पास वैश्यास, वैश्यास जो थे ये
स्किल्ड ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे ये लोग। उसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्रस जो थे ये सर्व करते थे, सर्व हायर वर्ण को, ये जो है वो सर्व करते थे और मीनियल वर्क जो है उसको परफॉर्म करते थे, एंड परफॉर्म मीनियल टास्क्स। जितने भी मीनियल टास्क जो हुआ करते थे, काम हुआ करते थे, वो सब शूद्र जो थे वो करते थे। और वैश्यस जो हुआ करते थे ये स्किल्ड ट्रेडर्स या मर्चेंट्स थे जो काम करते थे, जैसे कि कॉपर स्मिथ हो गया या कोई भी मर्चेंट हो गया, कोई भी वो काम कर रहा है, चैरियट मेकर है, पोर्टर है, ये सब वैश्यास हुआ करते थे। क्षत्रियास जो थे ये वॉरियर्स या रूलर्स हुआ करते थे, और ब्राह्मण्स जो थे ये प्रीस्ट हुआ करते थे। तो ये हमने यहाँ पर वर्ण सिस्टम को डिस्कस किया। ये वर्ण सिस्टम भी हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में देखा। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा विमेन एंड हाउस होल्ड कैसा था। यहाँ पर घरों की स्थिति को भी देखेंगे और साथ में साथ जो विमेन्स हैं उनकी जो है वो भी देखेंगे कि उनकी कंडीशंस कैसी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हाउस होल्ड में जो है एक मैरिड मैन जो हुआ करता था, मैरिड मैन ने अगर कोई भी यज्ञ परफॉर्म करना है, कोई भी सैक्रिफिशियल इसने कोई भी काम करना है, रिचुअल को परफॉर्म करना है, तो वो जो है एक मैन वही कर सकता है जो अपनी लेजिटिमेट जो वाइफ है, जिससे उसकी शादी हुई है, पूर्ण तौर से जो है वो उसके साथ गृहस्थ जीवन बिता रहा है, उसी के साथ वो जो है यज्ञ परफॉर्म कर सकता है। वो ही यजमान कहा जो है वो यजमान तभी बन पाएगा अगर वो अपनी लेजिटिमेट वाइफ के साथ वो सेक्रीफाइस को परफॉर्म करे। लेजिटिमेट वाइफ का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैरिड मैन with his legitimate wife could become यजमान इन ए सेक्रीफाइस। अगर इसने सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना है और उसमें इसने यजमान कहाना है, कोई भी यज्ञ करना है, तो उसे जो है अपने लेजिटिमेट वाइफ के साथ ही वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम घर हाउस होल्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है वो घर में जो हुआ करता था वो फादर या हस्बैंड का ही कंट्रोल हुआ करता था। यहाँ पर जो कंट्रोल था वो फादर या हस्बैंड जो है वही उनका ही कंट्रोल हुआ करता था, उनका ही राज जो है घर में चलता था। यहाँ पर पॉलीगाइनी जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी थी। पॉलीएंड्री के कंपैरेटिव पॉलीगाइनी ये बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट हो चुकी थी। यहाँ पर जो किंग हुआ करते थे, यहाँ पे जो किंग हुआ करते थे उनकी मल्टीपल वाइफ्स थी। किंग हैव मल्टीपल वाइफ्स। यहाँ पर जो विमेंस की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। अगर हम यहाँ पर विमेंस की कंडीशन को देखें, अगर हम विमेंस को ट्रीट किया जाता था, ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट, इन्हें शूद्र के इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाता था।
इक्विवेलेंट टू शूद्र। यहाँ पर जो डॉटर्स थी, बेटियों को यहाँ पर दुख का कारण माना जाता था। यहाँ पर डॉटर्स को, बेटियों को दुख का कारण माना जाता था, कंसीडर्ड सोर्स ऑफ मिजरी। दुख का कारण डॉटर्स को माना जाता था, बेटों को, सन्स को कंसीडर किया जाता था कि ये तो सेवियर है, ये तो सेवियर है फैमिली का, ये तो सेवियर है, ये हमें बचाएगा, पता नहीं किससे, पर ये हमारी फैमिली को बचाएगा। तो यहाँ पर बेटियों को कंसीडर किया जाता था एक दुख के तौर पे। जो इंडिया के आज भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है, दुख का कारण माना जाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बेटियां होती हैं वो किसी से कम नहीं होती। गर्ल्स जो हैं वो आज इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी हैं, जैसे कि आप 2020 जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ, 2024 जो हुआ, वहाँ से जो है उनकी जो टॉपर थी हमारे यूपीएससी में, सीएससी की जो टॉपर थी, वो भी आपने देखा, वो एक फीमेल ही थी, शक्ति दुबे मैम। तो ये जो हैं ये भी एक किसी की बेटी हैं, किसी के घर में इन्होंने एक जन्म लिया, जिसके तौर पे इन्होंने अपने जो है अपने पेरेंट्स का नाम इतना आगे लेकर के गई। तो ये भी एक बेटी थी। तो ये चीज़ें हमें मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही गलत मेंटालिटी है। लेकिन लेटर वैदिक एरा में ये मेंटालिटी चेंज नहीं हो पाई थी। वो लोग जो थे विमेंस को शूद्र के इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहे थे, डॉटर्स को, बेटियों को वो बोझ मान रहे थे, बेटों को वो सेवियर मान रहे थे। पता नहीं कि इन्हें कहाँ से बचाएंगे ये लोग। लेकिन लड़के भी कम नहीं होते, एवरीवन इज इक्वल, बोथ द जेंडर्स आर इक्वल nowadays, there is no discrimination between both of them। एंड ये जो यहाँ पर लेटर वैदिक की बात करें, यहाँ पर इन्हें जो है फैमिली का सेवियर माना जाता था। अथर्ववेद में तो यहाँ पर ये भी बताया गया है, जो अथर्ववेद था हमारा, उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो कई चार्म्स ऐसे थे, कई मंत्र ऐसे थे जो फीमेल फीटस को मेल फीटस में चेंज कर देते थे। यहाँ तक हमें पता चलता है कि जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद वो तो ये तक कहता है कि ये इसमें चार्म्स हैं, विच कंटेन्स चार्म्स, मतलब कि यहाँ पर ऐसे मंत्र हैं जो चेंज कर सकते हैं, फॉर चेंजिंग फीमेल फीटस। वो फीमेल फीटस को चेंज कर सकता है मेल फीटस में, टू मेल। वो इसमें इसे चेंज करके दे सकता है। तो अथर्ववेद में ये बताया गया है। तो यहाँ पर विमेंस की कंडीशन हमने देखा बेसिकली डाउन ही थी। घर में जो है वो जो एक मेल डोमिनेंसी दिखाई दे रही है, पेट्रियार्की दिखाई दे रही है, सोसाइटी भी यहाँ पर पेट्रियार्कल थी। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ के रिलीजियन को। यहाँ का रिलीजियन कैसा था। लेटर वैदिक एरा की अगर हम बात करें, इन लेटर वैदिक एरा में आइडोलेट्री था। आइडोलेट्री मतलब कि मूर्ति पूजन यहाँ पर किया जाता था। मूर्ति पूजन, मूर्ति की पूजा यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर टेम्पल वर्शिप किए जाते थे, मंदिर में लोग जाते थे वर्शिप करने के लिए, ये हमें देखने को मिला। टेम्पल वर्शिप था।
यहाँ पर रुद्र, प्रजापति और विष्णु का सुप्रीम हमें देखने को मिलता है कि ये लोग सुप्रीम थे यहाँ पे। यहाँ पर ये गॉड्स थे, जैसे कि रुद्र, प्रजापति एंड विष्णु जो थे ये यहाँ पे सुप्रीम थे। यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस भी देखने को मिला, कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस भी यहाँ पर था, एनिमल सेक्रीफाइस था, प्रीस्टली डोमिनेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। प्रीस्टली डोमिनेशन भी था और इन्हें यहाँ पर जो है वो दान और दक्षिणा भी यहाँ पर दी जाती थी। जो यहाँ के प्रीस्ट थे इन्हें दान और दक्षिणा भी दिया जाता था। यहाँ पर इनका जो डोमिनेशन है वो बढ़ता ही जा रहा था। एनिमल सेक्रीफाइसेस भी देखने को मिल रहे थे। रुद्र, प्रजापति और विष्णु जो थे यहाँ पर सुप्रीम गॉड्स थे। यहाँ पर टेम्पल वर्शिप किया जाता था। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा भी यहाँ पर की जाती थी। ये सब हमने लेटर वैदिक एरा का जो रिलीजियन सिस्टम है हमने वो देखा। तो यहाँ से हमारा जो लेटर वैदिक एरा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए इस एंशिएंट सीरीज़ की जो हमारी सीरीज़ है इसके साथ बने रहिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और अपने जो नॉलेज है आपको उसमें भी जो है वो यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, इस सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो है मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।